नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो है सीडीपी का जो है 7वां क्लास है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है जो कि पहला नंबर, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए प्रासंगिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास और कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्य और व्यवहारों तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन है भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास जो है सिर से पैर तक होता है। तो ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ाती है, बच्चों के विकास की दर जो है विभिन्नताएं होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि विकास का एक विशेष दिशा में आगे बढ़ाता है। कथन और तर्क जो दिया है, तो कथन दिया है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करनी चाहिए। और तर्क दिया है कि बाल विकास परिपक्वता परिवेश से प्रभावित होता है। तो सही विकल्प का जो है चुनाव करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है और ए जो है आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन का जो अवधारणा बच्चों द्वारा किस समय के दौरान प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक जो है सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार किस चरण पर अधिकतर परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है, तो किस चरण पे अधिकतर जो है परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? जैसे कि किसी वस्तु को बिना देखे इमेजिन के अनुसार वो अपना जो है उसके रूप में सोच लेते हैं। जैसे कि हमको किसी जैसे कोई वस्तु को हमने बोलते हैं कि ये पेड़ है। जब हम पेड़ बोलेंगे जैसे, तो बच्चे की जो है मस्तिष्क में वो पेड़ का चित्र बन जाएगा और अपने आप वो सोच लेगा कि ये उसका जड़ है, तना है, ये इसका पत्ती है, फूल है, फल है। तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये जो है जड़ है, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क में ही उसका जो चित्र बना लेगा। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, जो है कि जीन पियाजे के जो चौथा जो है चौथा स्तर जो होता है, तो इसलिए यही सही है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? जैसे कि बच्चे को लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है समीपस्थ, जैसे कि कोई भी विकास के अनुसार जो है बच्चे की मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दंड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, पार देना चाहिए, या नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए। तो इसका जो है आप लोग जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पार देना। पार का मतलब ये होता है कि उसको सहारा देना चाहिए। जैसे कि बच्चा साइकिल चला रहा है, तो उसको पीछे से आप थोड़ी सी सहारा दें और धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो इसी को जो है पार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने विकास में वृद्धि हेतु के इस्तेमाल पर बल दिया है। जो लेव वाइगोत्स्की ने विकास में वृद्धि हेतु किसको इस्तेमाल पर बल दिया है? तो ऑप्शन है शारीरिक शारीरिक पारस्परिकता, नैतिक पुरस्कारों, सामाजिक स्मृति सहायक विधियां, या संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चे में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? तो सी टेट में देखिए कोहलबर्ग और जो है आपका लेबाइगोस्की, जीन पियाजे, इन लोगों को अच्छी तरह से आप लोग जरूर पढ़िए, जिससे कि ये सी टेट में बहुत से इन लोगों से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इन लोगों को बहुत ध्यान से देखते रहिए कि तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही होगा। तो निम्नलिखित में से किसने बच्चे में नैतिक विकास के सिद्धांत का जो है प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन है कोनार्ड लॉरेंस, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग और एरिक एरिक्सन जो है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है लॉरेंस कोहलबर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कथन और तर्क दिया है कि कथन जो है दिया है कि क्रिया आधारित शिक्षण जो है, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, और ये तो बात सही है। और तर्क दिया है कि शिक्षण अधिगम जो है, शिक्षक शिक्षा और अधिगम प्रक्रियाओं में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ऐसा बात नहीं है कि जो शिक्षक शिक्षण है अधिगम प्रक्रिया में भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें बोला है कि नहीं निभाता है। तो इसका जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ये सही है, लेकिन जो है आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्ध सिद्धांत कहलाता है कि ऑप्शन है बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जो बुद्धि जो है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, या सभी व्यक्तियों में बुद्धि जो है स्तर बुद्धि का स्तर जो है एक समान है। तो देखिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्धि जो देखिए, सभी व्यक्तियों में बुद्धि का जो है स्तर एक समान नहीं रहता है। सभी बालकों या व्यक्तियों में बुद्धि जो है अलग अलग पाया जाता है। तो ये तो नहीं होगा। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, बुद्धि को कभी भी मापा नहीं जा सकता है। और बुद्धि को तेज तेज नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को तेज किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। ले वाइगोत्स्की जो है भाषा को किस प्रकार देखते हैं। तो ऑप्शन है, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक होती है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम व सुसाधित करती है, और भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ कि कौन इसका सही जवाब दे रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम और सुसाधित करती है। अगला क्वेश्चन है, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना कैसे बढ़ावा देता है। तो ये लिंग रूढ़िवादिता, लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण, लिंग तरलता, लिंग चयन। दोस्तों, तो इसका जो है आप लोग जवाब देते रहिए। तो ऐसा करना जो है लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्नताएं देखने को दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं, या सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। या और ऑप्शन डी है, इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग को पूरा क्वेश्चन दिखे जिससे कि
तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करना चाहिए, न कि उसको में मतभेद के बारे में ध्यान न दें। उसको ध्यान देना आवश्यक होता है। शिक्षण जो है तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। तो एक समान तरीके का पालन करें, नहीं, ऐसा कभी नहीं। बच्चे को जो है तमाम तरीके से उसको सिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए जो है इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों का नामीकरण, समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, विद्यार्थियों की जो है अधिगम प्रगति को समझना और कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल्यांकन से जो है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना जो है आसान हो जाता है। जैसे कि बच्चे कहाँ तक अपने पाठ्य विषय को पढ़ चुके हैं और कहाँ तक उनको अभी पढ़ना है, इससे जो है मूल्यांकन से आसानी से प्राप्त जानकारी हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझा जा सकता है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? मूल्यांकन की जो प्रक्रिया जो शामिल किया जाता है तो जो है मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? ऑप्शन है अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। जो है अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है और व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाशिए पर स्थित या वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन मदद करने के लिए एक जो है अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए और सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी छात्रों के बीच अपनेपन का भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसकी
उसकी तरफ बार बार देखना चाहिए। देखिए बार बार उसको कभी देखते हैं रहेंगे तो बच्चा जो है भयभीत हो जाएगा, भय से डर जाएगा। तो जो दृष्टि बाधित है उसको संकेत भाषा का प्रयोग कभी नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। और संप्रेषक के विवरण है तो चार्ट दिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन है, लेख के बोध कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अधिगम पूछ रहा है पढ़ने से है, तो ये लेख के बोध कठिनाई जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है, विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, और उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, उन्हें उसी स्कूल में एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषयों के चयन में लचीलेपन प्रदान करना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है, ट्विंकल जो है अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, और इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें। उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। अगला क्वेश्चन है, कथन और तर्क दिया है। तो एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन दिया, इसमें सही विकल्प का चयन करेंगे। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों का कथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम। प्रभावशाली जो है और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से इनका प्रयोग करना चाहिए। तो कोड दिया गया है इसमें, उदाहरण, गैर उदाहरण, समरूपता, नकारात्मक पुनर्बलन। तो ऑप्शन दिया गया है, केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और चार। तो इसका जो है ये समरूपता नहीं होगा, उदाहरण होगा, गैर उदाहरण होगा, और नकारात्मक जो है पुनर्बलन होगा। तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है, केवल ज्ञान का पुनरुत्थान, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, वास्तविक जीवन में वियोजित, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। तो ये एक संरचनावादी का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वातावरण से प्रक्रिया पारस्परिक संपर्क का जो है इस सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों की जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन है, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। नहीं, ये नहीं होगा। जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होगा। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना और जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? ये बचने की बात कर रहा है। तो समस्या के ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, जो है समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो इससे बचना चाहिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या समाधान जो क्षमताएं विकसित करने के लिए इससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, और डी दिया है त्रुटियों की अपेक्षा करनी चाहिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है। तो इसलिए सही यही होगा ऑप्शन। ये जो है खाली स्थान भरने के लिए दिया है कि संज्ञान और भावनाएं मतलब क्या है? तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कभी कभार भी संबंधित हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, और ऑप्शन डी है, वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो जो है संज्ञान और भावनाएं जो हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से परस्पर संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उनमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? तो ऑप्शन है, उच्च आत्मसम्मान, अधिगम निहत सहायता, सकारात्मक आत्म अवधारणा या आत्म
प्रभावकारिता में वृद्धि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम जो है निस्सहायता जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 ने किस पर जोर दिया है। तो ऑप्शन है बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा साख। तो इसका जो राइट आंसर जो है बहुविषयकता जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो जो है एनईपी जो है 2020 जो है ये बहुविषयकता पर जो है ध्यान दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जो अधिगम को निम्न में से क्या है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान, महारत उन्मुख जो है लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए कुपोषण जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग जो है इस सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे जो है यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक से अवश्य जुड़े और टेलीग्राम को अवश्य जो RN अकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाए जो कि हमारे PDF प्राप्त करने के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।